हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव एमपी में। तो अभी तक हमने सहरिया जनजाति तक देख लिया था, उसको कंप्लीट कर लिया है। और कुछ युवा गृह देखे थे हमने, और आदिवासी जनजाति और सामुदायिक रेडियो केंद्र देखे थे। अब नेक्स्ट जनजाति हम देखते हैं, जो कि है हमारी भारिया जनजाति। ठीक है, भारिया क्या है? एक तो ये एमपी की सबसे पिछड़ी जनजाति। पिछड़ी जनजाति में देखिए आपकी सहरिया आ जाएगी, भारिया आ जाएगी और बैगा आ जाएगा। तो बैगा और सहरिया हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं भारिया। ठीक है, ये एमपी की सबसे पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, और 1981 की जनगणना में इन्हें जंगलियों का जंगली कहा गया है। तो ये याद रखिएगा, अगर ये पूछ दे कि जंगलियों का जंगली किसे कहा गया है, तो हमारी भारिया जनजाति है। ठीक है, नामकरण देख लेते हैं। नामकरण इनका भारिया कैसे पड़ा? एक तो इनका नाम भार ढोने के कारण पड़ा। ठीक है, और भार ढोना मतलब कि क्या बोलते हैं, जैसे ये लोग ना आपके महाराष्ट्र साइड में थे, तो महाराष्ट्र साइड में जो महाराणा प्रताप वगैरह थे, जो भी वो युद्ध के टाइम पे जो भी सामान वामान लूट के आते थे या फिर लेके जाते थे, तो इनका काम होता था उसको ढोना। इस वजह से इनका नाम पड़ गया भारिया। ठीक है, भार ढोने के कारण एक है। दूसरा उत्पत्ति का कारण हमें ये मिलता है कि भर्रू नामक घास से उत्पत्ति हुई इनकी। मतलब भारवंशी या पांडुवंशी, महाभारत के अनुसार, जैसे कि अर्जुन द्वारा क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और पांडवों की सेना जो कम थी, तो जो अर्जुन है ना, उन्होंने ऐसे मंत्र वंत्र पढ़ा और ऐसे घास पे फेंका और घास से बहुत सारे लोग उत्पन्न हो गए, जिस वजह से ये अपने आप को भर्रू भर्रू घास से अपने आप की उत्पत्ति मानते हैं। ये इसलिए अपने आप को भारवंशी और पांडववंशी भी कहते हैं। ठीक है, और एक कारण इनका मिलता है कि रज्जुक भाई को भैंसा बलि के मिथक से उत्पन्न हुआ। मतलब क्या हुआ कि रज्जुक भाई थे एक कोई, तो उनको कहीं जाना था और उनको था कि शायद कुछ पकड़ने वाला था या फिर जो भी था, उनके कोई घर में मेहमान आ गए, उनको लगा कि पता चल जाएगा, इसलिए वो कहीं छुप गए थे। ठीक है, बट हाँ, बलि की बकरी देने वाले, बलि का बकरा देने वाले थे, तभी कोई अतिथि आ जाता है और उस जो बलि का जो बकरा होता है उसको वो ढक देते हैं कि वो अतिथि ना देखे और अच्छा इंप्रेशन, ऐसे खराब इंप्रेशन ना पड़े। बट वो अतिथि होता है, वो बोलता है इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो वहाँ से एक गोड़ निकलते हैं। ठीक है, मतलब गोड़ निकलते हैं। फिर इससे क्या होती है, उनकी इज्जत बच जाती है कि हाँ, हम बलि नहीं दे रहे, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो रज्जुक भाई को भैंसा बलि के मिथक के रूप में भी उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, और ये अपने आप को घोड़ों का छोटा भाई बुलाते हैं। ठीक है, क्योंकि घोड़ों ने, मतलब वहाँ पे ऐसा ये मिथक कहानी है, स्टोरी है, कुछ रियल स्टोरी नहीं है, ऐसा उन्होंने घोड़ों ने उनको बचाते, जिस वजह से वो अपने घोड़ों को अपना बड़ा भाई मानते हैं और खुद को उनका छोटा भाई बुलाते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक, भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं कहाँ पे मिलते हैं। जबलपुर मिलेंगे, छिंदवाड़ा मंडला में मिलेंगे। और छिंदवाड़ा के पातालकोट के भारिया अति पिछड़े हैं। ठीक है, पातालकोट के निवासियों को कनाथ कहा जाता है। जो वहाँ पे भारिया निवास करते हैं उनको कनाथ कहते हैं, और ये भारियाई बोली बोलते हैं। पातालकोट के जो सॉरी पातालकोट के जो भारिया हैं वो भाई भरियाई भाषा, सही बोल रही थी, भरियाई भाषा बोलते हैं। ठीक है, पातालकोट छिंदवाड़ा में। ठीक है, 1250 फीट गहरा है। गाय के खुरिया घोड़े के नाल, ऐसे यू आकार के नाल का है। ठीक है, तो उसको गाय के खुरिया घोड़े के नाल के आकार का बोलते हैं, कटोरे के आकार का बोलते हैं। ठीक है, तो पातालकोट की जीवन रेखा कौन सी है? तो दो नदी है सॉरी, एक दूधी नदी और एक गायनी नदी है। ठीक है, तो इनकी जीवन रेखा कौन है? एक दूधी नदी, एक गायनी नदी। पर्यटन स्थल इनका राजा खो है पर्यटन स्थल। ठीक है, गायनी नदी है क्या है कि इस पे सात बहनें नामक एक जलप्रपात बनाता है। मतलब जलप्रपात का नाम ही है सात बहनें। तो कहाँ पे सात बहनें नामक जलप्रपात है? गायनी नदी पे। और गायनी और दूनी जो नदी है वो पातालकोट की जीवन रेखा है। ठीक है, इनका पर्यटन स्थल क्या है? राजा खो इनका पर्यटन स्थल है। मूल निवास देख लेते हैं। तो मूल निवास इनका कहाँ है? महोबा और बांधवगढ़ में। तो भारियाओं का मूल निवास कहाँ है? महोबा और बांधवगढ़ में। ठीक है, यह स्वयं को डहाल नरेश कर्ण देव का वंशज मानते हैं। जो भारिया हैं स्वयं को डहाल नरेश कर्ण देव का वंशज मानते हैं। इनका जो शारीरिक संरचना है वो द्रविड़ियन जनजाति के टाइप का है। ठीक है, द्रविड़ जनजाति के जैसे है। भारिया जनजाति को जो कहावतें होती हैं, जो इनकी कहावतें ये कहते हैं, उसको अटका कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि अटका क्या है, इनमें कहावतों को अटका कहा जाता है। भारियाओं की कहावतों को अटका कहा जाता है।
अब इनकी हम उपजातियाँ देख लेते हैं। उपजातियाँ में आ जाएगा आपका भूमिया, आ जाएगा भुइयार, आ जाएगा पांडव, आ जाएगा भूमिया, भुइयार और पांडव उपजातियाँ, ठीक है। इनके आवास देख लेते हैं। आवास कोरकुओं के समान ही इनका आवास होता है, जिसको ढाना कहते हैं, ठीक है। और फिर हम देखते हैं इनके समाज के वर्ग भाइयों के। तो इनके पटेल जो होता है मुखिया होता है, भूमका जो होता है वह पुरोहित होता है, कोटवार गांव की सुरक्षा करने वाला, पड़ी पड़ियार जादू टना। अभी तक अगर हम देखें तो एक दो नाम ही है जो हमें अलग है, वरना कोटवार जहाँ जहाँ भी हमने देखा है वहाँ वो गांव की सुरक्षा ही कर रहा है। भूमका पुरोहित है, पड़ियार जादू टोना ही है, पटेल ना कहीं कहीं मुखिया ही है। तो ऐसे ना बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, याद हो जाएंगी चीज़ें। युवाग्रह इनका क्या है, रंग भंग है, ठीक है। ठेठरा इनकी एक मिठाई होती है जो कि आटा, महुआ और गुड़ को मिला के बनाई जाती है। तो ठेठरा याद रखिएगा क्या है, इनकी मिठाई है। युवाग्रह हमने पढ़ा रंग और भंग, भारियाँ हैं तो रंग भंग होता है तो भारी शरीर भारी भारी सा हो जाता है, उसको भारियाँ बोलते हैं। रंग भंग पड़ते ही भारी भारी हो जाता है। इनकी कृषि को दाहिया कृषि कहते हैं सॉरी, इनकी कृषि को दाहिया कृषि कहते हैं, याद रखिएगा। इनका जन्म संस्कार देख लेते हैं। जन्म संस्कार क्या है कि ज़्यादातर प्रसव जो होते हैं, मतलब जो औरतें होती हैं इतनी कर्मठी होती हैं कि मतलब वो काम करते करते खेतों में ही ज़्यादातर उनका प्रसव हो जाता है। शुद्धिकरण 3 दिन के बाद होता है। नामकरण 6 माह पश्चात होता है इनका नामकरण। छठी पूजा शिशु के 6 दिन के बाद ही होता है। इनका मुंडन 8वें दिन होता है। तो नॉर्मल सा इनका जन्म संस्कार है। विवाह देख लेते हैं। एक तो इनमें बहु विवाह प्रचलित है, दूसरा मंगनी या बारात विवाह, ठीक है। पहला बहु विवाह मतलब बहुत ज़्यादा है, वैसे एक मंगनी बारात विवाह, दूसरा लमसेना विवाह, तीसरा राजाबाजी विवाह, ठीक है। अब मंगनी विवाह में और बारात विवाह में देख लेते हैं कि इसमें एक होता है घर झड़ाई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लड़की वालों के द्वारा रिश्ता स्वीकार कर लेना, मतलब लड़की वाले जब रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं तो उसको घर झड़ाई कहते हैं, ठीक है। मतलब अपनी बेटी को घर से झाड़ के बाहर फेंक दो बाहर निकाल दो तो उसको घर झड़ाई, ऐसे मान लीजिएगा। मैं बस याद करने के लिए बोलती हूँ कि अगर ये कुछ ऐसी अटपटी चीज़ें भी बोल दूँगी तो याद रहेंगी कि हाँ क्या मतलब है इसका, ठीक। वो हो गया। एक चिन्हारी या खर्ची बारात हो गया। इसमें क्या है कि लड़के वाले अनाज देते हैं वधू पक्ष को, उसको चिन्हारी या फिर खर्ची बारात कहते हैं। और दहेज, इनमें दहेज होता है, इनका दहेज होता है। दुल्हन ढुढाई, इसमें क्या होता है कि जो वधू को गांव के अन्य घर में छुपा देते हैं और जब बारात आती है तो उनको खोजते हैं गांव मतलब घर घर जाके, तो उसको दुल्हन ढुढाई कहते हैं। बाता छुड़ाना विदा के समय वधू लड़की के मतलब जो वधू होती है वो घर के कोई लकड़ी का खंभा होता है, उसको पकड़ के रोने लगती है। तो जो बाराती होते हैं उसको उसका हाथ छुड़ा के उसको लेके जाते हैं, तो उसको बाता छुड़ाना कहते हैं। तो दुल्हन ढुढाई, बाता छुड़ाई, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम इनकी बाहटी पकड़ाई क्या होती है कि भवन होने के बाद पहली बार जब दूल्हा दुल्हन हाथ पकड़ते हैं तो उसको बाहटी पकड़ाई कहते हैं, ठीक है। शादी होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो उसको बाहटी पकड़ाई कहते हैं। जोगन प्रथा, दूल्हे के रिश्तेदारों का परिचय कराना, उसको जोगन प्रथा कहते हैं। कोहा क्या है, तो वधू का रोना, ठीक है। जब वधू रोती है तो उसको कोहा कहते हैं। मौड़िया क्या है, कलगी, जैसे दूल्हे का जो सहरा होता है ना उस टाइप का जो कलगी लगाते हैं उसको मौड़िया कहते हैं। मौड़ सहरा, ठीक है, उसी में सहरे में ही कलगी लगती है, तो मौड़िया कलगी, मौड़ सहरा। चूड़ी प्रथा में क्या होता है कि मामा और बुआ के बेटे बेटियों का विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे दूध लौटावा भी हमने देखा था ना, जिसमें मामा और बुआ के बेटों की शादियाँ आपस में हो जाती हैं तो उसको दूध लौटावा कहते हैं। वैसे यहाँ पे चूड़ी प्रथा इसको बोलते हैं कि मामा और बुआ के बेटे बेटियों की शादी होती है, उसको प्राथमिकता देते हैं ये लोग, ठीक है। भाइया में ससुर को मामा कहते हैं, तो याद रखिए कि भाइया में ससुर को मामा कहते हैं, ठीक है। और कौन सी जनजाति है जो मामा उनका प्रिय संबोधन है, ये सब आप कमेंट में बताइएगा मुझे। सुखमंदी प्रथा, ठीक है। सुखमंदी प्रथा है कि विवाह के बाद समाज को बोझ देने की प्रथा को सुखमंदी प्रथा कहते हैं। कुआं मारना प्रथा है जिसमें वर पक्ष विदाई के समय पानी के छींटे मारता है किस पे, दुल्हन पे, तो उसको कुआं मारना प्रथा कहते हैं।
कौन कर रहा है? वर पक्ष कर रहा है। ये याद रखिएगा कि लड़के वाले विदाई के टाइम पे पानी के छींटे मार रहे हैं, उसको कुआं मारना प्रथा कहते हैं। अब इनके मृत्यु संस्कार देख लेते हैं। मृत्यु संस्कार तो मृतकों को दफनाते हैं, ठीक है। और शमशान से लौटते समय बेर के कांटे व एक डाल रख देते हैं, जैसे बेर का, जिसपे कांटा वाटा लगा होता है, ठीक है। फिर उस पर मतलब पत्थर पे रखो, उसको लांग के आते हैं, उसको कांटा नांगना कहते हैं। तो याद रखिएगा कांटा नांगना, कि जैसे हम छोड़ के आ गए, हमारे लिए बहुत दुख भरा था, बट हम उसको लांग गए, उस दुख के पार आ गए, तो उसको कांटा नांगना कहते हैं, ठीक है। तीजा मृत्यु भोज होता है, तीजा इनको मृत्यु भोज को ये तीजा कहते हैं। अनगढ़ चौतरा, अनगढ़ चौतरा क्या है कि मृतक के दफनाए गए स्थान पर स्मृति चिन्ह बनाना। जो मृतक का स्थान होता है, जहाँ पे दफनाते हैं, वहाँ पे जो स्तंभ जैसे या स्मृति चिन्ह बनाते हैं, उसको अनगढ़ चौतरा कहते हैं, याद रखिएगा। इनके देवता देख लेते हैं। देवता इनके हैं राजा कर्णदेव, ठीक है। इनके देवता जो सर्व प्रमुख देवता हैं, भारिया स्वयं को कर्णदेव का वंशज मानते हैं। तो याद रखिएगा कि सर्व प्रमुख इनके देवता कौन है? तो राजा कर्णदेव है, ठीक है। और भारिया स्वयं को इनका वंशज मानते हैं, याद रखिएगा। और उसके बाद आते हैं मुड़वा बाबा। मुड़वा बाबा क्या है? तो ये ग्राम की रक्षा कर रहे हैं। हरदुल क्या है? ग्राम देवता ये भी हैं। भीमसेन देवता क्या है कि ये विवाह का वरदान वाले देवता, और भाइयों के कृषि देवता भी हैं। मतलब भीमसेन जो है कृषि देवता भी हैं और विवाह का वरदान देने वाले भी देवता हैं, ठीक है। अब भाइयों की कलाएं देख लेते हैं, उनकी कलाएं कौन कौन सी हैं। तो भाइयों की प्रमुख कलाएं हैं, एक भड़म, भरनई, भरनौती, भंगम, नृत्य, ठीक है। तो ये सारे एक ही हैं, भड़म, ठीक है। भड़म से तो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो भड़म वही है कि भड़म में एक गीत गाया जाता है जिसको दोहरा गीत कहते हैं, ठीक है। अब जैसे भड़म का ही अलग नाम आ गया, गुन्नू साहू नाम आ गया, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। भरनौती नाम आ गया तो आप भड़म से लगा ही नहीं पाओगे। तो इसलिए सारे नाम हमें पता होना चाहिए कि भड़म के कई नाम हैं, कि भरनई नाम है, भरनौती नाम है, भंगम नृत्य है, गुन्नू साहू है, ठीक है। और इसमें एक गीत गाया जा रहा है जिसको दोहरा कहते हैं। शैतम, ब्यारी के समय स्त्रियों की लटा किए जाने वाला नृत्य, ठीक है, ब्यारी। तो भड़म सैतम याद रखिएगा किसका है? भारियाओं का है। मिटुआ नृत्य होता है इनका विवाह के टाइम पे, तो भड़म सैतम और मिटुआ नृत्य याद रखिएगा, इनका है भारियाओं का। डोरा, डोरा क्या है कि घर के दरवाजे की जो दहलीज होती है ना, उस पर ऐसे ऐसे क्रॉस जैसे चिन्ह बनाते थे ताकि घर की सुरक्षा हो, उसको डोरा कहते हैं, याद रखिएगा। इसके अन्य तथ्य देख लेते हैं कि भारिया जनजाति का संबंध वाकटक वंश से माना जाता है, ठीक है। देवबहारी घास से झाड़ू बनाकर ये बेचते हैं, देवबहारी घास होती है उसे झाड़ू बनाकर ये बेचते हैं। भारिया साल वृक्ष की जड़ों की पूजा करते हैं, ये याद रखिएगा। और अनिवार्य रूप से ये हाथ में लोहे का कड़ा पहनते हैं, तो ये याद रखिएगा कि अनिवार्य रूप से लोहे का हाथ में कड़ा कौन पहनता है? तो भारिया पहनते हैं। साल के वृक्ष की पूजा करते हैं और देवबहारी क्या कर रहे हैं? ये देवबहारी घास से झाड़ू बना के उसको बेच रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा भारिया समाप्त होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा रह जाएगा घुमंतु जनजाति करने वाला। तो घुमंतु जनजाति में इसी में करवा देती हूँ, अलग से क्या करवाना, ये फिर ख़त्म हो जाएगा हमारा। घुमंतु जनजाति में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मैंने इसके, क्योंकि इसके मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाए थे, तो इसमें जो मेन है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। वैसे अगर आपके पास ये बुक होगी तो आप उस बुक से पढ़ लीजिएगा, वही निर्माण IAS की बुक है, ठीक है। तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा, इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही से क्वेश्चन आने हैं। जैसे एक तो आपको याद रखिएगा कि पहले तो ये भी याद रख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं जो घुमंतु, जैसे ये सब नाम आ जाए तो हमें पता हो। वैसे हमें पता चल जाएगा क्योंकि हमने बैगा, भारिया, सहरिया ये सब तो पढ़ ही लिया है, तो अलग से कोई नाम होगा तो मतलब वो घुमंतु जनजाति है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ कि 1999 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा भीखू रामाजी इदाते आयोग बना। तो ये आ जाए कि भीखू जी रामा इदाते आयोग किससे संबंधित है? तो घुमंतु और घुमंतु जनजाति में सुधार हेतु है, ठीक है। ये कब बना है? तो 1999 में, और ये केंद्र सरकार नहीं, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा है, ये याद रखिएगा, ठीक। अब इसमें आता है आपका विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग।
तो ये याद रखिएगा कल्याण विभाग, एक अधिकरण भी आएगा बट ये कल्याण विभाग है। कब बना है ये, गठन इसका कब हुआ है, तो 22 जून 2011 को इसका गठन हुआ है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो भोपाल में है। ठीक, इस विभाग के अनुसार 51 जनजातियाँ जो कि विमुक्त हैं घुमंतु और अर्ध घुमंतु में आती हैं। ठीक है, इनमें से जो 21 है, 51 में से जो 21 हैं वो विमुक्त जनजाति हैं। ठीक, और जो 30 हैं वो घुमंतु और अर्ध घुमंतु के अंतर्रादी हैं। तो ये याद रखिएगा कि विमुक्त कौन है, 21 विमुक्त हैं, घुमंतु अर्ध घुमंतु 30 हैं, और टोटल अगर सारा को मिला दिया तो 51 है। ठीक है, और इस कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई, तो 22 जून 2011 को हुई है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भोपाल में है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ अब यह हम देख लेते हैं जनजातियाँ। तो विमुक्त घुमंतु और घुमंतु, सबसे पहली जनजाति आती है आपकी पारधी। ठीक है, एक तो ये मराठी क्या है, ये मराठी शब्द के, मराठी भाषा के शब्द पारत से आखेट, मतलब पारधी क्या होता है, आखेट करने वाली जनजाति है। ठीक है, आखेटक है। ये मोस्टली बंदरों का शिकार करते हो और खाते पीते हैं। इनका भौगोलिक वितरण देख लेते हैं कहाँ पे। एक तो ये भोपाल, रायसेन, सीहोर में मिलते हैं, और सर्वाधिक अगर देखा जाए तो ये सीहोर और रायसेन में है। तो ये याद रखिए कि सर्वाधिक पारधी कहाँ मिलते हैं, सीहोर और रायसेन में मिलते हैं। ठीक है, अब अनेक उपजातियाँ इनकी, चीता पारधी चीतों का शिकार करते हैं, भील पारधी क्या है, बंदूक से शिकार करते हैं। ठीक, बंदर पारधी बंदरों का शिकार कर रहे हैं। शीशी का तेल वाले पारधी, ये क्या होता है कि मगर का तेल निकालने वाले से संबंधित होते हैं, शीशी का तेल वाले पारधी। ठीक है, फासा पारधी शिकार को जाल में फंसाने के में माहिर होते हैं। शिकार वो कौन से, फासा मतलब फंदा होता है ना, फंदा से फंसाना, तो फासा पारधी शिकार से संबंधित होते हैं। ठीक, एक होते हैं लंगोटिया पारधी, केवल लंगोट पहनते हैं। टकनाकर और टकिया पारधी सामान्यतः शिकारी और हंका वाले होते हैं। गोसाई पारधी कोरिया वस्त्र धारण करने वाले होते हैं। ठीक है, और ये अपने आप को इनके जो गोत्र होते हैं मोस्टली राजपूतों से मिलते हैं, जैसे सीढ़िया हो गया, सोलंकी हो गया, चौहान हो गया, राठी हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें एक ये है कि चांद देवी, ठीक है, इनकी बहुत क्या बोलते हैं, पूजनीय देवी हैं, जिस वजह से ये अपने कमर के नीचे कभी चांदी का आभूषण धारण नहीं करते। तो चांदी देवी किसकी देवता है, तो पारधी की है, याद रखिएगा। ठीक, अब इसमें एक और है ये कि बहेलिया को पारधी जनजाति में शामिल किया गया। तो ये भी याद रखिए कि बहेलिया को पारधी जनजाति में शामिल किया जा रहा है। बंजारा देख लेते हैं हम। बंजारा एक तो कबीलाई पद्धति का है। ठीक है, इन पे प्रभाव है। ठीक, और ये स्वयं को राजपूत का वंशज मानते हैं, और ये राजस्थान में अपना जो वो मानते हैं, उद्भव मानते हैं, वो राजस्थान से मानते हैं। ठीक है, इसलिए अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। ठीक, इनमें विवाह देख लीजिए तो एक चढ़ विवाह हो रहा है, विधवा विवाह, अपहरण विवाह हो रहा है, मंगनी, राजाबाजी, नत्रा विवाह, वही सारा विवाह। इनका नृत्य याद रखिएगा, एक तलवार नृत्य करते हैं, एक डांडावेली नृत्य करते हैं, और एक मछली नृत्य करते हैं। तो तलवार नृत्य, डांडावेली नृत्य और एक मछली नृत्य हम देखते हैं, मछली नृत्य करेंगे। ठीक है, तो ये नृत्य याद रखिएगा। नृत्य से पूछ सकता है, एक चांद देवी पूछ सकता है, डांडावेली नृत्य, मछली नृत्य, और एक कौन सा कर रहे थे, कहाँ गया, तलवार नृत्य। एक तलवार नृत्य हो गया, एक डांडा नृत्य हो गया, एक मछली नृत्य हो गया। ठीक है, और ये जो बंजारे हैं ये सिख धर्म को सर्वाधिक मानते हैं, सिख इससे सर्वाधिक प्रभावित है। ये गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहिब के अनुयायी हैं। ये याद रखिएगा कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो सिख धर्म को मानती है, तो ये बंजारा जनजाति है। और ये तो हम सबको पता है कि कंघी के आविष्कारक हैं। ठीक है, और लाख बंजारा जो झील है वो सागर में है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अगर यही पूछ ले कि लाख बंजारा झील का है तो सागर में, हमें याद करने लायक है। एक तो ये है कि विवाह में उड़द दाल का यूज़ करते हैं, उसको शुभ मानते हैं, एक याद रखिएगा। इनके गांव के बसावट को भी टांडा कहते हैं। ठीक है, और टांडा का प्रधान जो होता है सरदार नायक होता है। ठीक है, पटेल सरपंच का पद भी नायक संभालता है। ठीक है, जो सरपंच होता है उसका जो वो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो नायक होता है। बंजारी बोली बोलते हैं। ठीक है, इनके आराध्य देख लीजिए, इनके आराध्य कौन है, तो श्री रूप सिंह इनके आराध्य हैं। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे वो मालखेड़ा जिला मंदसौर में इनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। किसकी मूर्ति का,
श्री रूप सिंह, और श्री रूप सिंह किसके आराध्य है? बंजारों के, तो ये याद रखिएगा। बछड़ा जनजाति देख लेते हैं, मूलतः दशपुर मंदसौर में मिलती है, ठीक है। बछड़ा जनजाति, इनका कुछ काम खास काम नहीं है। एक तो ये बछड़ा जो होती है मूलतः कंजर जनजाति से संबंधित होती हैं, ठीक है। ये नृत्य कार्य करती हैं, बांस कला में निपुण होती हैं, बासा चाण, जिस कारण इन्हें बासा चाड़ा पुकारते हैं इनको, कि बांस को एक तो बांस कला में निपुण होती है, बांस को चाड़ मतलब फाड़ के या चाड़ के, चंडा, तो इसलिए बासा चंडा बोलते हैं। और ये पीपल की पूजा करती हैं, पीपल जो वृक्ष होता है उनके देवता हैं, तो ये याद रखिएगा। कालबेलिया के संस्थापक को याद रखिएगा कि गुरु कानिफनाथ हैं, तो ये याद रखिए कि गुरु कानिफनाथ किसके संस्थापक हैं? तो कालबेलिया के संस्थापक है, ठीक है। ये भुजाओं में रुद्राक्ष धारण करते हैं, भगवान शिव के समान स्वरूप धारण करते हैं, ठीक है। कालबेलिया सर्पदंश के उपचार करने में बहुत प्रसिद्ध हैं, ये याद रखिएगा। कालबेलिया नृत्य जो है यूनेस्को में 2010 में विश्व धरोहर में शामिल हो गया, ठीक है। कालबेलिया नृत्य 2010 में यूनेस्को में शामिल हो गया, ठीक है। और ये क्या एक प्रकार का ये हस्तशिल्प होता है, ठीक है, जो कि वस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, उसको गुद्दी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा कि गुद्दी किसका हस्तशिल्प है? तो कालबेलियों का हस्तशिल्प है। ये मन का आभूषण, सुरमा आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। कंजर देख लेते हैं, कंजर, ठीक है, इनकी उत्पत्ति है कि कानन चर मतलब जंगल में रहने वाले, ठीक है, जंगल में विचरण करने वाले कंजर कहलाते हैं, ठीक है। स्वयं को ये दिव्य पूर्वज मान गुरु का वंशज मानते हैं, तो याद रखिएगा कि इसको किसको गुरु मान रहे हैं? मान गुरु को अपना वंशज मान रहे हैं। कौन मान रहा है मान गुरु को वंशज? कालबेलिया मान रही है, ठीक है। और हमने देखा कि गुरु कानिफनाथ किसके हैं? कालबेलिया के हैं। और मान गुरु किसके हैं? तो कंजर के, कंजर और कालबेलिया का याद रखिएगा। इस तरीके से श्री सिंह भी आ रहे थे, है ना, श्री रूप सिंह आपके किसके थे? बंजारों के थे, ठीक। और काफिकनाथ, ठीक, ये गुरु कानिफनाथ किसके हैं? तो कालबेलियाओं के हैं। और मान गुरु किसके हैं? तो कंजर के हैं, ये याद रखिएगा, यही पूछेगा, ठीक। और कुछ है नहीं। और जो कंजर होते हैं ये एक भाषा बोलते हैं, जैसे हिंदी हो गया, राजस्थानी हो गया, भोजपुरी, उर्दू, पंजाबी बोलते हैं, जिस कारण से इनको नारसी और पारसी कहते हैं, ठीक है। नारसी और पारसी कहते हैं। नारसी और पारसी किसको बुलाते हैं? कंजर को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये हिंदी, राजस्थानी, भोजपुरी, उर्दू भाषा आदि भाषाओं का बोलना इनको आता है, ठीक है। और इनकी जो महिलाएं होती है एक नृत्य करती है, चक्राकार नृत्य, ठीक है। और ये हिंदू, सिख, इस्लाम तीनों को अपनाते हैं, ठीक है। इस जनजाति को घियार भी कहते हैं। तो घियार किस जनजाति को कहते हैं? कंजर जनजाति को करते हैं। अब हम पढ़ेंगे भंडारी हरबोला। भंडारी हरबोला कहाँ है? ये निमाड़ क्षेत्र में है, ठीक है। ये मुख्यतः गायन का काम करते हैं। इनका जो वाद्य यंत्र होता है उसको तंबूरा या श्रवण तुला कहते हैं, ठीक है। ये रियासत काल में क्या था कि हरबोलो नगरों में ये घूम घूम कर आल्हा खंड का पाठ करते थे, ठीक है। तो इसलिए इसको भराड़ी हरबोलो कहते हैं। अब नेक्स्ट जनजाति देख लेते हैं धनगर। धनगर क्या है कि एक तो चरवाहा है ये, ठीक है। और ये सागर जिले में मिलते हैं, ठीक। खडोबा इस जनजाति के लोकप्रिय संरक्षक देवता हैं। कौन है? खडोबा। धनगर ये चारावाहा है, ठीक है। सागर कहाँ मिल रहे हैं? सागर में। तो सागर में बहुत सारे चारे हैं, तो वहाँ पे धनगर मिलते हैं। इनके जो प्रमुख देवता कौन है? तो खडोबा इनके प्रमुख देवता हैं, याद रखिएगा। लोहार पिट्टा आपके पन्ना सतना सागर में मिलते हैं, ठीक है। और इनका क्या काम होता है कि तलवार मतलब लोहे से रिलेटेड इनका काम होता है, तलवार बनाना, कटारी और ढाल ये सब करना, ठीक है। और इनका कुछ खास काम नहीं है लोहार पिट्टा का। लोहार पिट्टा ये अपने समाज में ही दूध को बचाकर विवाह का प्रचलन इस जनजाति में ऐसा कुछ है। और लोहार पिट्टा में और कुछ नहीं है। कबूतरा देख लेते हैं। कबूतरा क्या है? तो ये एक विमुक्त खाना बदोश जनजाति है, तो सबको पता है क्योंकि हम विमुक्त पढ़ ही रहे हैं। एक गुनिया वीर को देवता अपना मानते हैं, ठीक है। गुनिया वीर देवता जो है उनके पूज्य देवता हैं। कौन है? गुनिया वीर, ठीक है। कबूतरा समुदाय पुरुष प्रधान है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो महिलाएं होती हैं वो शराब बना के बेचने का काम करती हैं। तो कौन से जनजाति की महिलाएं शराब बेचने का काम करती हैं? तो कबूतरा जनजाति की, ठीक है। और इस समाज में
एक ये, हाँ ये याद रखिएगा कि इस समाज में मृत्यु के समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो करुण मरसिए गाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये पूछ लेगा, क्योंकि हमने पैगा, सहरिया, गोंड, भील में भी बहुत सारे मृत्यु गीत सुने थे वैसे विमुक्तों में किसका है ये, करुणा मार्सिए कबूतराओं का क्या है, मृत्यु के समय गीत है। और इसमें सती प्रथा का प्रचलन था, ये याद रखिएगा कि सती प्रथा का प्रचलन किस में है, तो हमारे कबूतरा जनजाति में है। और कबूतरा जनजाति कौन सा गीत गाती है मृत्यु पे, तो करुण मरसिए गाती है, याद रखिएगा, ठीक। और बाकी इसमें और कुछ नहीं है। ये कल्याणकारी योजनाओं तो मैं बाद में कराऊंगी, अभी ये याद करना है क्योंकि इसमें कुछ खास कल्याणकारी योजनाएं दिया नहीं है जो क्या आएगा। तो अभी हमने पहले विभाग देखा था ना कि 22 जून 2011 को विमुक्त और अर्धविमुक्त विभाग बना था। अब हम अधिकरण देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अधिकरण सबसे पहले बना होगा, तो इसका गठन 1996 में ही हो गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जाति अभिकरण कब हो गया, इसका गठन 1996 में हो गया, ठीक है। जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 6 शासकीय सदस्य होते हैं, 5 अशासकीय सदस्य होते हैं। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि कितने शासकीय सदस्य हैं, 6, और कितने अशासकीय सदस्य हैं, 5। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपकी जो जनजाति वाला पार्ट था ना, ये वाला जो कितनी जनजातियाँ हैं, ये सारा कंप्लीट हो गया है। जनजातियों को हो गया। अब जनजातियों के जैसे प्रमुख क्या बोलते हैं, कौन कौन से लोग थे, क्या उन्होंने किया, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या था, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन ये वाला पढ़ाने से पहले ना मैं सोच रही हूँ कि जो हमारा वो है ना, क्या बोलते हैं, एक टॉपिक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक मिनट, जो है ना बुक्स, राइटर्स और उनके बुक्स है ना, तो वो हम कर लेंगे। जैसे प्राचीन काल के कौन कौन लेखक थे, कौन सी उनकी पुस्तक थी, मध्यकालीन कौन लेखक थे, उनकी पुस्तक थी, साहित्यकार वाला कर लेंगे। क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, तो ये मुझे लगता है एक दिन में तो आपका हो जाएगा प्राचीन और मध्यकालीन, और दूसरे दिन में हो जाएगा मॉडर्न, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। मॉडर्न वाले में काफ़ी लोग हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, बालकृष्ण शर्मा नवीन हो गए हैं, है ना। ये सारे जो लोग हैं ये थोड़े बड़े हैं। तो जो हमारा मॉडर्न वाला है वो थोड़ा बड़ा है, वो शायद उसकी 2 वीडियो बन जाए। लेकिन प्राचीन और जो मध्यकालीन है उसके लिए तो एक वीडियो में ये दोनों आ जाएंगे। तो मैं बता रही हूँ, अगर वो आप पढ़ लोगे तो वहाँ से देखिए, एक ना एक क्वेश्चन फिक्स है कि पूछता है। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया, मतलब हमारा 3 नंबर फिक्स हो गया। तो हम क्वेश्चन अपना फिक्स करते हैं ना कि हाँ भाई ठीक है, एक क्वेश्चन इधर से आ रहा है, 1 या 2 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। तो वो हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसमें जो यूनिट 10 में जो भी और जो बचा वो मैं करवा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।